नमस्कार। आज हम एक ऐसे विस्फोटक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसका नाम आरडीएक्स। सुनते ही मतलब सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ 3 अक्षर नहीं है बल्कि भारत में आतंक के एक कह सकते हैं एक लंबे और दुखद इतिहास का निशान बन चुके हैं। और हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में इसकी एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। इससे न सिर्फ चिंताएं बढ़ी हैं बल्कि कई पुराने जख्म भी जैसे ताज़ा हो गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मूलतः इसी विषय पर है, आरडीएक्स का इतिहास और ये हालिया फरीदाबाद वाली घटना। तो आज हमारा मकसद है कि इस ताज़ा घटना के मायने समझें, भारत में आरडीएक्स से जुड़े हमलों के पैटर्न को जानें और देखें कि ये सब आज हमारे लिए कितना अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं हाल की घटना से। नवंबर 2025, अभी पिछले हफ्ते ही हरियाणा पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली। इसके आधार पर फरीदाबाद के एक इंडस्ट्रियल इलाके के पास एक गोदाम पर छापा मारा गया और वहां जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। कई किलोग्राम आरडीएक्स, बहुत सावधानी से पैक किया हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कहीं भेजने के लिए बिल्कुल तैयार रखा हो। आइए इस पर और बात करते हैं। बिल्कुल। और ये महज एक जिसे कहते हैं इत्तेफाक से मिली खेप नहीं लगती। हम्म, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इस जब्ती ने शायद दिल्ली एनसीआर को दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा खतरा था। हाँ, ये सिर्फ विस्फोटक की बरामदगी नहीं है, ये एक तरह से एक टल गई बड़े हादसे का संकेत है। खतरा कितना पास हो सकता है, ये घटना उसका एक, आप कह सकती हैं, एक उदाहरण है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, शुरुआती रिपोर्ट्स इसे विदेशी आतंकी समूहों से जुड़े स्लीपर सेल से जोड़ रही हैं। स्लीपर सेल। हाँ, मतलब ऐसे समूह जो बिल्कुल सामान्य जीवन जीते हुए समाज में घुल मिलकर रहते हैं और सही वक्त या आदेश का इंतजार करते हैं किसी हमले के लिए। ओ, तो ये पहलू इस घटना को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, शायद हमारे बीच भी छिपा हो सकता है। आपने आरडीएक्स का जिक्र किया और ये स्लीपर सेल का भी, लेकिन ये आरडीएक्स आखिर है क्या चीज? मतलब क्यों इतना खतरनाक माना जाता है इसे? हाँ, देखिए, आरडीएक्स, इसका पूरा नाम तो है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक है। इतिहास देखें तो इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विकसित किया गया था। तकनीकी तौर पर आरडीएक्स इसलिए खतरनाक है क्योंकि अपने वजन के हिसाब से ये बहुत जबरदस्त धमाका करता है। हम्म। मतलब थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। हम्म। और साथ ही ये केमिकल तौर पर काफी स्टेबल, मतलब स्टेबल होता है। तो इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या स्टोर करना कई दूसरे अस्थिर विस्फोटकों के मुकाबले आसान हो जाता है। अच्छा। और यही स्थिरता और शक्ति का जो मेल है, यही इसे आतंकी गुटों के लिए एक तरह से पसंदीदा हथियार बनाता आया है। और जैसा आपने कहा, फरीदाबाद की घटना कोई अकेली नहीं है। जो जानकारी हमारे पास है वो भी यही बताती है। भारत में आरडीएक्स का इतिहास तो बहुत लंबा और कहना चाहिए रक्त रंजित रहा है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं रहा, बल्कि दशकों से चली आ रही हिंसा, त्रासदी और उसके खिलाफ हमारे संघर्ष का एक प्रतीक बन गया है। अब बात और भी गंभीर हो जाती है जब हम उन घटनाओं को याद करते हैं जिनमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ। चलिए कुछ सबसे भयानक हमलों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र हमें मिली जानकारी में भी है। सबसे पहले 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 12 मार्च 1993। वो तारीख जिसे मुंबई शायद कभी नहीं भूल पाएगी। बिल्कुल। एक के बाद एक 12 धमाके, शहर थर्रा गया था। स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल्स, मतलब शहर के दिल पर हमले हुए। 250 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और हजारों घायल हुए। जी। और बाद की जांच में जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। पता चला कि बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पश्चिमी तट के रास्ते, मतलब समुद्र के जरिए तस्करी कर लाया गया था। हाँ, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें डी कंपनी का हाथ था और कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का समर्थन भी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत में संगठित अपराध और सीमा पार आतंकवाद के एक भयानक गठजोड़ का शायद पहला बड़ा प्रदर्शन था। सही। उस वक्त आरडीएक्स का इस्तेमाल शायद हमलावरों की पहुंच दिखाने के लिए, उनकी मंशा दिखाने के लिए किया गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा तबाही और डर फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए। हाँ, फिर ठीक 13 साल बाद 2006 में मुंबई एक बार फिर दिल्ली, इस बार निशाना बनी शहर की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें। हाँ, वो भी शाम के व्यस्त समय में। बिल्कुल, वेस्टर्न लाइन की ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में 7 मिनट के अंदर 7 आरडीएक्स बम धमाके, 180 से ज्यादा जाने गईं। इस हमले ने दिखाया कि दुश्मन मुंबई की नब्ज को समझता था और उसे निशाना बनाने की क्षमता रखता था। और यहाँ भी शायद आरडीएक्स इसलिए चुना गया
क्योंकि इसे छुपाना आसान होता है और इसकी विस्फोटक क्षमता बहुत ज्यादा है। सही कहा। और ये दर्दनाक सिलसिला यही नहीं थमा। जो जानकारी है उसके अनुसार 2008 के जयपुर ब्लास्ट, 2011 का दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, 2013 का बोधगया ब्लास्ट, इन सभी में आरडीएक्स या इसी तरह के हाई एक्सप्लोसिव्स के इस्तेमाल के निशान मिले। हाँ, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स। हाँ, और इन हमलों में एक बात कॉमन थी, ये विस्फोटक आम बाजार में तो मिलते नहीं। इनका इस्तेमाल होना इस बात का सबूत था कि हमलावरों की पहुंच बहुत परिष्कृत हथियारों तक थी और उन नेटवर्क्स तक थी जो इन्हें ला सकते थे। हाँ, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर हमले के बाद जांचकर्ताओं को एक तरह का सिग्नेचर मिला, आरडीएक्स। ये सिर्फ इस्तेमाल किए गए विस्फोटक का नाम नहीं है, ये आतंकी समूहों की कार्यप्रणाली, उनकी क्षमता और उनके शायद अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की ओर भी इशारा करता है। अच्छा। देखिए, आरडीएक्स जैसे मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक हासिल करना और फिर उसे डेटोनेटर के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये किसी साधारण अपराधी या छोटे-मोटे गुट के बस की बात नहीं है। ये एक संगठित, ट्रेनिंग पाए हुए और, जैसा मैंने पहले कहा, संभवतः बाहरी समर्थन वाले नेटवर्क की निशानी है। बाहरी समर्थन से आपका मतलब जैसे सीमा पार से? हाँ, बिल्कुल, जैसे सीमा पार के गुट या उनकी एजेंसियां। अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो आरडीएक्स का लगातार इस्तेमाल ये दिखाता है कि दशकों से आतंकी नेटवर्क की पहुंच मिलिट्री ग्रेड सामग्री तक बनी हुई है। ये सिर्फ तबाही मचाने का साधन नहीं, बल्कि उनकी ओर से एक संदेश भी होता है कि वो शक्तिशाली हैं, उनकी पहुंच गहरी है और वो बड़ा नुकसान करने में सक्षम है। आरडीएक्स का इस्तेमाल हमले को ज्यादा घातक बनाने के साथ साथ उसे ज्यादा प्रतीकात्मक भी बना देता है। ये डर पैदा करने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार भी है। ये वाकई बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करता है और इससे एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, आखिर इतना खतरनाक और मतलब कंट्रोल्ड विस्फोटक भारत की सीमाओं के अंदर पहुंचता कैसे? ये कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आसानी से बन जाए या मिल जाए? ये एक मुश्किल सवाल है और इसके जवाब भी उतने ही मुश्किल हैं। जो दस्तावेज और पुरानी जांचें हैं, उनके हिसाब से इसके कई रास्ते हैं। भारत की लंबी और कई जगहों पर कह सकते हैं पोरस यानी छिद्रपूर्ण जमीनी सीमाएं, खासकर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में एक प्रमुख मार्ग रही हैं। जैसे पंजाब राजस्थान वाली साइड? हाँ, पंजाब राजस्थान जैसे राज्यों से घुसपैठ के साथ साथ विस्फोटक भी लाए जाने की कोशिशें होती रही हैं। और समुद्री मार्ग भी, जैसा 1993 में हुआ था? बिल्कुल, भारत की इतनी लंबी तटरेखा है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की, ये हमेशा से एक चुनौती रही है। 1993 के मुंबई धमाकों के लिए आरडीएक्स पश्चिमी तट से ही लाया गया था। शायद मछली पकड़ने वाली नावों या छोटे जहाजों का इस्तेमाल करके उतारा गया होगा। तब से समुद्री सुरक्षा बढ़ी तो है, लेकिन तस्कर भी नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं। और इसे छुपाने के तरीके क्या होते होंगे? मतलब कैसे लाते होंगे? तरीके बहुत शातिर होते हैं। कभी-कभी इसे सामान्य दिखने वाले कार्गो शिपमेंट्स में दूसरे सामानों के बीच छुपा दिया जाता है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी पार्ट्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स की आड़ में इसे लाने की कोशिशें भी हुई हैं, ताकि बंदरगाहों या सीमा चौकियों पर डिटेक्टरों और जांच से बचा जा सके। कभी-कभी इसे हिस्सों में लाया जाता है और फिर देश के अंदर असेंबल किया जाता है। और देश में आने के बाद, जैसे फरीदाबाद में हुआ, इसे स्टोर किया जाता है? हाँ, बिल्कुल। देश के अंदर आने के बाद ये आरडीएक्स फौरन इस्तेमाल नहीं होता। इसे स्थानीय मॉड्यूल्स या जैसे हमने कहा स्लीपर सेल, सुरक्षित ठिकानों पर जैसे गोदाम, रिहायशी इलाके में किराए के मकान या दूर दराज के फार्म हाउसेज में तब तक छिपा कर रखते हैं जब तक किसी खास ऑपरेशन या हमले की योजना न बन जाए। फरीदाबाद का मामला शायद इसी स्टोरेज फेज का पर्दाफाश है। जिस तरह से आरडीएक्स पैक किया हुआ मिला, उसे यही अंदाजा लगता है कि ये आगे कहीं और पहुंचाया जाना था। तो क्या ये माना जा सकता है कि फरीदाबाद मामला उसी पुरानी खतरनाक सप्लाई चेन की एक कड़ी है? इसकी पूरी संभावना है। जांच तो अभी चल ही रही है, लेकिन ये मामला उसी पैटर्न में फिट होता दिखता है। सीमा पार से विस्फोटक आना, स्थानीय स्तर पर भंडारण और फिर हमले की तैयारी, ये उस नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो लगातार सक्रिय रहता है, भले ही हमें उसकी भनक हमेशा न लगे। इससे एक अहम सवाल उठता है कि इन तस्करी के रास्तों को पूरी तरह बंद करना कितना मुश्किल है, खासकर तब जब तरीके इतने अलग-अलग हों और सीमाएं इतनी विशाल हों। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। देखिए, आप जमीनी सीमाओं पर बाड़ लगा सकते हैं, निगरानी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह अभेद्य बनाना लगभग नामुमकिन है। सही। इसी तरह हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी, लाखों टन कार्गो के हर कंटेनर की गहन जांच, ये संसाधन और तकनीक के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।
तस्कर लगातार नए रास्ते और तरीके इजाद करते रहते हैं, इसलिए एजेंसियों को भी उनसे एक कदम आगे रहना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है। हाँ, जाहिर है। और फरीदाबाद जब्ती के बाद जो कार्रवाई हुई है वो भी इसी गंभीरता को दर्शाती है। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हाँ, बिल्कुल। सामान्य पुलिस बल के साथ साथ बम निरोधक दस्ते, आतंकवादी रोधी इकाइयां और एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जैसी विशेष टीमें भी सक्रिय हो गई हैं। उनका काम सिर्फ जब्त किए गए आरडीएक्स को निष्क्रिय करना नहीं है, बल्कि इसके स्रोत का पता लगाना, इसके पीछे के नेटवर्क को उजागर करना और ज्ञात स्लीपर सेल्स से इसके संभावित कनेक्शन खंगालना भी है। ये एक तरह से एक बड़ी खुफिया और जांच की पहेलियों को सुलझाने जैसा है। सही कहा। ये आरडीएक्स कहां से आया, किसके लिए आया था और इसका असली निशाना क्या था, ये सब सवाल हैं। अधिकारियों का यह बयान भी काफी महत्वपूर्ण है कि समय पर मिली खुफिया जानकारी ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया। हाँ, अगर ये आरडीएक्स अपने निशाने तक पहुंच जाता तो सोचिए कितना नुकसान हो सकता था। शायद सैकड़ों निर्दोष जाने जा सकती थीं। ये खुफिया तंत्र के महत्व को दिखाता है। बिल्कुल सही। यहाँ समय पर और सटीक खुफिया जानकारी, मतलब टाइमली एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इसकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सुरक्षा बलों की वर्दी में की जाने वाली कार्रवाई को देखते हैं, छापे, गिरफ्तारियां, गश्त। हाँ, लेकिन उसके पीछे खुफिया एजेंसियों का वो अदृश्य लेकिन अथक काम होता है। जानकारी इकट्ठा करना, संदिग्धों पर नजर रखना, संचार को इंटरसेप्ट करना और फिर उन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। ये लड़ाई सिर्फ हथियारों और विस्फोटकों की नहीं है, ये सूचना की भी लड़ाई है। किसके पास ज्यादा जानकारी है, कौन उसे तेजी से और सही ढंग से विश्लेषण कर पाता है और कौन उस पर प्रभावी कार्रवाई करता है, अक्सर यही बातें जीत और हार या जीवन और मृत्यु का फैसला करती हैं। सही। फरीदाबाद की घटना को इस खुफिया युद्ध में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा सकता है। इसने न सिर्फ एक संभावित हमले को रोका, बल्कि शायद उस नेटवर्क के कुछ हिस्सों को भी उजागर करने में मदद की हो। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आरडीएक्स, फरीदाबाद, मुंबई ब्लास्ट, तस्करी, खुफिया जानकारी, आखिर इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि आरडीएक्स, जैसा कि हमारी जानकारी भी कहती है, सिर्फ एक विस्फोटक का नाम नहीं है। ये भारत के लिए उस मूक युद्ध का प्रतीक बन गया है जो वो दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। ये सिर्फ कुछ शहरों या घटनाओं की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के सामने खड़ी एक निरंतर चुनौती की कहानी है। और हर जब्ती, हर नाकाम किए गए हमले के पीछे उन अनगिनत गुमनाम नायकों का अथक परिश्रम और बलिदान छिपा है। सीमा पर तैनात जवान, कोस्ट गार्ड के सदस्य, खुफिया एजेंसियों के वो विश्लेषक जो घंटों कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहते हैं, स्थानीय पुलिस के बीट कांस्टेबल जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हैं, ये सब मिलकर उस अदृश्य सुरक्षा कवच को बनाते हैं जो हमें काफी हद तक सुरक्षित रखता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फरीदाबाद की घटना हमें उनकी याद दिलाती है और इसमें एक पहलू और जोड़ने लायक है। फरीदाबाद की घटना एक चेतावनी भी है कि आतंक का खतरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो बस अपना रूप बदल सकता है या कुछ समय के लिए शांत हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि उपलब्ध जानकारी भी रेखांकित करती है, ये कहानी सिर्फ खतरे या डर की नहीं है। ये भारत के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस, उसकी एकता और उसके अटूट साहस की भी कहानी है। हर हमले के बाद देश और मजबूती से खड़ा हुआ है। हाँ, दूसरी ओर ये हमारी सतर्कता और जवाबी कार्रवाई की क्षमता का प्रमाण भी है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फिर से संक्षिप्त में देख लेते हैं। हमने शुरुआत की फरीदाबाद में आरडीएक्स की हालिया जब्ती से, जिसने दिल्ली एनसीआर पर मंडराते एक बड़े खतरे को उजागर किया और स्लीपर सेल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। जी। फिर हमने आरडीएक्स के काले इतिहास में झांका, 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से लेकर 2006 के ट्रेन ब्लास्ट और जयपुर, दिल्ली, बोधगया जैसे अन्य हमलों तक, जहां इस विस्फोटक ने भारी तबाही मचाई। हमने समझा कि आरडीएक्स क्यों चुना जाता रहा है। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि ये खतरनाक सामग्री कैसे जमीनी और समुद्री रास्तों से चालाकी भरे तरीकों से तस्करी कर भारत लाई जाती है और कैसे इसे हमलों के लिए संग्रहित किया जाता है। हाँ, ये तस्करी वाला एंगल बहुत अहम है। बिल्कुल। हमने फरीदाबाद मामले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया और हाई अलर्ट को देखा और ये भी समझा कि कैसे सटीक खुफिया जानकारी ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही। और अंत में हमने आरडीएक्स के प्रतीकात्मक अर्थ पर विचार किया। ये न केवल निरंतर खतरे का प्रतीक है, बल्कि भारत के अनवरत संघर्ष,
उसके सुरक्षा बलों के साहस और देश के लचीलेपन का भी प्रतीक है। ये चर्चा निश्चित रूप से हमें गहरे चिंतन के लिए प्रेरित करती है। हमारी बातचीत आरडीएक्स पर केंद्रित रही, जो दशकों से एक जाना-माना और घातक खतरा बना हुआ है। जी। इसकी तस्करी रोकना, इसे ढूंढना और निष्क्रिय करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसा कि फरीदाबाद की घटना दिखाती है। हाँ। लेकिन भविष्य की ओर देखते हुए एक प्रश्न उभरता है। आतंक के तरीके और हथियार वो स्थिर नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। आज खतरा आरडीएक्स है, कल शायद कोई नया सिंथेटिक विस्फोटक हो, या ड्रोन जैसा कोई नया डिलीवरी सिस्टम हो, या फिर साइबर हमला हो। बिल्कुल। तो यहाँ विचारणीय प्रश्न ये है, हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को न केवल आरडीएक्स जैसे पारंपरिक और ज्ञात खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, बल्कि भविष्य में उभर सकने वाली पूरी तरह से नई सामग्रियों, नई तकनीकों और नई हमलावर रणनीतियों का अनुमान लगाने और उनसे निपटने के लिए खुद को कैसे लगातार विकसित और अनुकूलित करना होगा। ये एक सतत मंथन का विषय है, जिस पर लगातार काम करते रहने की जरूरत है।